नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की, अन्नदाता की। 9.5 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को, और अब पूरा देश किसानों की समस्याओं को समझ भी गया है। प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से कहा, सपना देखा, एक वादा किया कि छोटा किसान बनेगा देश की शान। प्रधानमंत्री ने कहा 86% जो इस देश में किसान हैं वो छोटे किसान हैं। दरअसल ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ गया है। 2 हेक्टेयर से कम वाले ये जो किसान हैं ये 87% को भी पार करते दिख रहे हैं। और दरअसल अगर पूरे ग्रामीण इलाके में, गांव की बात करें, तो 93.5% जो लोग हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। और यह आंकड़ा मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये देखिए, एक रिपोर्ट आई है सरकार की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO की रिपोर्ट आई है। मैंने आप लोगों को कई बार एक आंकड़ा बताया कि देश में किसान की, एक आम किसान की आय क्या है। 6,426 प्रति माह। आप में से बहुत लोग दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, वहां बैठकर ये मानते हैं कि अरे किसान तो मलाई काट रहे हैं, मर्सिडीज पजीरोज में घूम रहे हैं, बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, इनकम टैक्स देना नहीं होता, बहुत कमाई का धंधा है किसानी। दरअसल 6,426 रुपए प्रति माह आय है किसानों की, लगभग 90% किसानों की। पर यह आंकड़ा तो 2012-13 का है। अब जो यह आंकड़ा आया है सरकार का आंकड़ा है, किसी और का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। यह जुलाई 2018 से जून 2019 की रिपोर्ट है। पर यहां पर जो सर्वे किया गया वो जनवरी से अगस्त 2019 और सितंबर से दिसंबर 2019 के बीच में किया गया। और इस रिपोर्ट ने क्या पाया कि किसानों की जो आय है, यह 2019 का आंकड़ा हो गया, 8,337 रुपए। 2012-13 में 6,426, अब 8,337 रुपए। 6 साल में 2,000 रुपए भी आमदनी नहीं बढ़ी। महंगाई को हम फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। और ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं, इसमें जो खर्च होता है, जो लिखित है, और बहुत सा जो लिखा नहीं जाता पर खर्च होता है, उन दोनों आंकड़ों को जोड़कर आपको बता रहा हूं। और सिर्फ पेड आउट एक्सपेंसेस अप्रोच में ये 10,218 रुपए आमदनी होती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी 2016 को बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली में, देश के किसानों से यह वादा किया था कि उनकी आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। ये आंकड़े कुछ और गवाही दे रहे हैं। और इसमें भी यह सिर्फ किसानी से आमदनी नहीं है, यह बात आपको समझानी जरूरी है। जो ये 8,337 रुपए किसान कमाता है, इसमें 4,063 रुपए तो मजदूरी। वो ये नहीं फसल उगा रहा है, वो फसल का मालिक है और वो मंडी में जाता है या मिल में अपना गन्ना लेकर जाता है। 4,063 रुपए तो मजदूरी करके कमा रहा है, तो वो किसान नहीं, बहैसियत मजदूर ये कमाई कर रहा है। लगभग 50% बनता है, 47% टू बी मोर प्रिसाइज। जमीन को पट्टे पर दे दिया, बटाई पर दे दिया, 134 रुपए। खेती से, उपज से, असल काम से 3,058 रुपए, महज 3,058 रुपए। और यह आंकड़ा 2012-13 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, तब 3,081 रुपए, 6 साल पहले
₹3,081, अब ₹3,058। खेती की उपज से किसान की आमदनी लगातार घट रही है। किसान मजदूर बनता जा रहा है। पशुपालन से ₹441, अन्य स्रोत ₹641। और बात यहां नहीं खत्म होती। बहुत जन कल्याणकारी नीतियों की गवाही दी जाती है। किसान सम्मान निधि अच्छा कर रही है सरकार, ₹2,000 हर 4 महीने में, यानी कि साल में ₹6,000 सरकार देती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी होने लगा है किसानों के खाते में। लेकिन 2012-13 में जहां प्रति किसान अखिल भारतीय स्तर पर ₹47,000 के कर्ज में डूबा हुआ था, 2019 आते आते कर्जे की रकम में 57% इजाफा हो गया। छोटा सा इजाफा है, 57% का इजाफा कर्जे में। अब एक किसान पर देश में ₹74,121 का कर्ज है, और यह पूरे देश की बात है। अब इसमें भी थोड़ा आंकड़ा बताता हूं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान कर्जदार हैं। तो किसान मजदूर तो बन रहा है, कर्जदार भी होता जा रहा है। 2,45,000 की मामूली सी रकम का कर्जा है आंध्र के किसान पर। केरल में 2,42,000 रुपए का कर्जा है। पंजाब में 2,02,000 रुपए का कर्ज है हर किसान पर। जहां के बारे में जो लोग किसानी को नहीं जानते मानते हैं, वो फिल्मों में दिखा देते हैं ना, लहलहाते खेत हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, भंगड़ा गिद्दा पाया जा रहा है, देसी घी के पराठे, मक्खन, लस्सी पी जा रही है। कर्ज पी रहा है, कर्ज का घूंट पी रहा है किसान। हरियाणा में 1,82,000 रुपए का कर्ज, तेलंगाना में 1,52,000, कर्नाटक में 1,26,000, राजस्थान में 1,13,000, तमिलनाडु में 1,06,000 रुपए का कर्ज। यह किसानों की स्थिति है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 2022 तक किसानों की आय होगी दोगुनी, और किसान इज इक्वल टू, यानी कि किसान होने के मायने क्या हो गए हैं 2021 में, मजदूर जमा कर्जदार, यानी कि वो मजदूर बनता जा रहा है और कर्ज में डूबता जा रहा है। 50% से भी ज्यादा किसान इस वक्त कर्जे में डूबे हुए हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को समझते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, किसानी से जुड़े बहुत आंकड़े लेकर आते हैं, देवेंद्र शर्मा, फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं देश के, प्रमोद चौधरी, वरिष्ठ किसान नेता हैं, ये भारतीय किसान संघ से जुड़े हुए हैं, किसानी की आवाज बुलंद करते हैं, और 2 किसान नेता जो 9.5 महीने से आंदोलित हैं, धर्मेंद्र मलिक और योगेंद्र यादव, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो गोपाल बाबू, आमदनी दोगुनी करने का वादा था, आमदनी तो दोगुनी होती नहीं दिख रही है, उल्टा किसान मजदूर बनता जा रहा है और कर्ज की मार झेल रहा है। 57% कर्ज और बढ़ गया, यह सरकार का आंकड़ा है। हाँ, नहीं, पेंडेमिक के बाद सरकार ने किसानों के लिए और सभी के लिए क्रेडिट लाइन आरबीआई और सरकार ने, बैंकों ने, सबने खोली थी, क्योंकि पेंडेमिक में लिक्विडिटी की एक प्रॉब्लम थी, और उसके कारण और सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और उन सब में भी लोन की व्यवस्था की थी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में सरकार ने पूरी तरह से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बैंकों को भी पुश किया था कि आप किसानों को लोन दीजिए। तो उसके कारण है तो डूबा जा रहा है ना किसान। नहीं, अल्टीमेटली उसकी इनकम तो बढ़ी है ना, इनकम की फिगर्स बहुत बड़ा इजाफा हो गया। 6,426 से 2013 में 8,337 हो गई। 6 साल में 2,000 रुपए से भी कम का इजाफा।
नहीं तो फिर आप 65 साल में 6,000 हुई, वो क्या उसके रेशो से उसके लिए देख लीजिए आप। पूछूंगा ना, अबे दुबे हैं, आपने हाँ क्या तो किया, अभी पूछे तो ना आपसे पूछ रहा हूं। तो हमने पूरा जो अब आप अब उस पर बात करोगे किसानों के लिए क्या व्यवस्था करनी है, रिफॉर्म्स के बगैर किसानों की आय कैसे नहीं होगी? नहीं, केवल आपने सारा, एक मिनट देखिए गोपाल बाबू, आप तो स्टेटिस्टिक्स मुझसे बेहतर समझते हैं। आपने हाँ अपने शुरुआती जवाब में ही कहा, आपने पेंडेमिक का जिक्र किया। भाई 24 हाँ मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। ये जो आंकड़े हैं ये 2018-19 के हैं, ये जनवरी से अगस्त देखिए फिर सितंबर से दिसंबर 2019 के आंकड़े हैं। 2016 देखिए 28 फरवरी को प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि दोगुनी करेंगे किसानों की आय, उसमें भी 3 साल का अंतराल आ जाता है ना, ये जो आंकड़े पेश हुए। नहीं, ये तो फिर किसानों से पूछना चाहिए कि यह किसान क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं, कैसे करें? केवल एमएसपी से किसानों की आय बढ़नी चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, योगेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं, केवल एमएसपी दुगनी करने से जबकि एमएसपी हम बढ़ाए, हमने किया है। किसानों को वैकल्पिक बाजारी व्यवस्था की आवश्यकता है, ये सब किसान मानते हैं, लेकिन अब जब हम वो व्यवस्था करते हैं तो आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, हम लागू कर रहे हैं। किसानों को कृषि क्षेत्र में जो पूरा सप्लाई चेन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, वेयर हाउस को मजबूत करना है, टेक्नोलॉजी को इनपुट करना है, इन सब के बगैर किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? ये तो आपने एक व्यवस्था बना रखी थी, यूपीए और कांग्रेस ने पीछे 65 साल में एक तरीके से तो उनको पंगु बनाने का पूरी व्यवस्था कर रखी है। आप उनकी समस्या को समझ के लॉन्ग टर्म रिफॉर्म तो करना पड़ेगा, उसकी तरफ तो हम बढ़ रहे। 3 कृषि कानूनों में जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बाजार की व्यवस्था में कर रहे हैं, क्रेडिट के लिए उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, मार्केट में दुग्ध पालन, पशुपालन, दुग्ध की व्यवस्था। नहीं, पर ये चिंता का सबब नहीं है क्या गोपाल बाबू? मजदूरी से किसान 4,063 रुपए कमा रहा है, किसानी से 3,058 रुपए, 8,337 में से। और 8,337 रुपए आपके घर में मेड होंगी, कितने पैसे देते हैं उसे? 8,000 में तो आजकल मेड भी काम नहीं करती फुल टाइम में। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, यह किसान कृषि क्षेत्र में हमारे यहाँ पे ये बिल्कुल समस्या है, समस्याएं अपार हैं, समस्याएं केवल हमारी क्रिएटेड नहीं है। उन समस्याओं के समाधान की तरफ किस तरह बढ़ा जाए, बताओ आप, बता दो ना। आप यहाँ पे स्टूडियो में सब हमारे वैचारिक लोग बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं 9.5 महीने से, आपस में बातचीत से समाधान निकलना चाहिए। तो सीधा सवाल, सीधा जवाब है इसका, तो इसमें रॉकेट साइंस थोड़ा लगानी है। अरे यही तो बात है, ये रॉकेट साइंस, आप वही तो समस्या नहीं समझ रहे। रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल साइंस है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो राजनीतिक लक्ष्य से जो आंदोलन कर रहे हैं उससे हट के किसानों की भलाई के लिए काम करें। आंदोलन तो 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ, 2019 के आंकड़े हैं। 2014 से 2019 में कौन सा भला हो गया किसान का? तो संदीप जी, इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए तो 3 रिफॉर्म्स के कानून लाए। अब आप देखिए, हमने पशुपालन की व्यवस्था को बढ़ाया है, जो फार्मर्स को, जो प्रोडक्ट को एनहेंसमेंट करने के लिए कृषि क्षेत्र में किसानों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी, वेयर हाउसिंग लगेगा, सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। और अब केवल किसान अगर चाहते हैं कि केवल एमएसपी से उनकी समस्या समाधान हो, तो पंजाब में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पानी की समस्या हो रही है, गेहूं और उत्पादन कि गेहूं और केवल चावल के उत्पादन से न फल उगते हैं, न सब्जियां उगाई जाती हैं, और जो और पशुपालन की आप बात कर रहे हैं, 2012-13 में 763 रुपए किसान कमाता था पशुपालन से, वो घटकर 441 रुपए हो गया। देखो संदीप जी, मैं ये आपके सामने स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आप समस्याएं मत गिनाइए, केवल समस्याएं हमें पता है। आप जो कह रहे हैं पता है ना, हाँ फिर ठीक है। ये सरकार का ही तो आंकड़ा है कि किसानों का कर्ज बढ़, ये एनएसएसओ का ही तो है। तो हमको समस्या पता है, आप समाधान, समस्या है तो मैं तो बताऊंगा, समस्या तो किसानों की है। इतने किसान पूरे देश में, 57% हमारी जनसंख्या कृषि क्षेत्र पे आधारित है, और वो जीडीपी को 13% का कंट्रीब्यूट कर रही है, तो समस्या तो है ही। चलिए, एक चीज माने कि समस्या है, योगेंद्र यादव सरकार मान रही है, और सरकार ही तो ये आंकड़े जारी कर रही है ना
कि समस्या है, पर समस्या के हल के लिए सरकार ये 3 कानून लेकर आती है और आप आंदोलनजीवी बन जाते हैं और राजनीति से प्रेरित आंदोलन शुरू कर देते हैं। ये कह रहे हैं गोपाल बाबू। संदीप भाई, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और थोड़ा गंभीरता से चर्चा की जरूरत है। ये वो रिपोर्ट है संदीप भाई जिसका हम सब अगले 4-4.5 साल तक जिक्र करते रहेंगे। 5 साल में एक बार आती है रिपोर्ट, कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है और अभी भी इस देश के स्टैटिस्टिकल सिस्टम टूटे नहीं है और भारत की स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स अभी भी बहुत प्रामाणिक आंकड़े दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को, सरकार के मंत्रालय को, जिसने इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की हिम्मत दिखाई। और मैं समझता हूं गोपाल जी, आपसे अनुरोध है, मैं इस आज की बातचीत में कोई कुतर्क तूतू मैमे में बिल्कुल नहीं उलझना चाहता। कृपया थोड़ा तैयारी के साथ आइए। 4000 पेज की रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट इसके बारे में नहीं है कि आपने 4 साल में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। ये अब एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड आ गया, मार्कशीट आ गई है। अब ये कहना कि नहीं हमने बच्चों के लिए अध्यापक बढ़ाए थे लेकिन सर बच्चे तो सारे फेल हो गए, नहीं हमने बच्चों के लिए ये किया था वो किया था पर सर बच्चे तो फेल हो गए, अरे क्या हुआ, ये रिजल्ट किसने निकाला है, मेरी सरकार ने ही तो रिजल्ट निकाला है। ये कहते हुए आप हास्यास्पद दिखते हैं, हम सब हास्यास्पद दिखते हैं, ये देश हास्यास्पद दिखता है जब हम ऐसी बातें करते हैं। हकीकत देखिए ये है। और संदीप भाई, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगला पूरा सप्ताह, कि केवल आप ही कर सकते हैं टेलीविजन में और कोई तो ये काम करेगा नहीं, पूरा सप्ताह आप इस रिपोर्ट के एक एक चैप्टर पे डिस्कशन कीजिए। एक बार केवल क्रॉप लॉस पे, इंश्योरेंस पे, एक केवल क्रॉप लोन पे, एक केवल इनकम पे, एक केवल पशुओं पे, और आप देखिए कितनी सूचना इसमें है। मैं केवल आपकी जानकारी के लिए, सब लोगों के लिए 5-7 मुख्य हेडलाइन बता देता हूं। नंबर 1, इनकम दुगना करना छोड़िए। याद रखिए ये रिपोर्ट 2013 से 2018 की है, यानी मोदी सरकार के पहले 4 साल पे और यूपीए सरकार के अंतिम 1 साल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 6 साल में इनकम दुगना करने वाला जो महान प्रोजेक्ट है उसके ठीक मिड पॉइंट की रिपोर्ट है। अब देखिए क्या क्या बताती है। नंबर 1, इनकम दुगनी तो नहीं हो रही, लोन दुगना होने की तरफ बड़ा तेजी से देश बढ़ रहा है। किसान का लोन हो सकता है 6 साल होते होते अगली रिपोर्ट आने तक तो पक्का दुगना हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इनकम। मैंने केयरफुली इसको देखा संदीप भाई। इनकम के बारे में यदि हम देखें कि किसान के परिवार की इनकम महत्वपूर्ण नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है किसानी करने वाले परिवार को खेती बाड़ी से कितनी इनकम मिलती है, जो बात आप बता रहे हैं। खेती बाड़ी करने से उसको, अगर बिल्कुल एप्पल टू एप्पल हम कंपैरिजन करें, क्योंकि इसमें कोई हेराफेरी या सरकार को गिराने का मामला नहीं है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन आप करें तो पिछली बार ये था कि किसान को खेती बाड़ी करके किसान परिवार को 3,081 रुपए मिलते थे। जैसा आपने कहा, प्रति माह 3,081 रुपए इनकम थी इस देश के किसान की 2013 में। 2018 में उसी पुराने फॉर्मूले के हिसाब से 3,798 रुपए। 3,798 में इंप्यूटेड एक्सपेंसेस भी, क्योंकि वो जरूरी होते हैं, इसलिए मैंने असल तस्वीर वाला आंकड़ा बताया। आपने बिल्कुल असल तस्वीर बताई, लेकिन मैं बिल्कुल वो पुराना फॉर्मूला और उसी फॉर्मूले के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूं। है मतलब क्या है, कोई कहेगा 700 रुपए बढ़ गए, मैं कहूंगा आप इसमें 4% हर साल का इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए। मतलब कि एनडीए सरकार के पहले 4 साल में किसान की खेती बाड़ी की आमदनी हूबहू उतनी की उतनी थी, एक कदम आगे नहीं बढ़ी थी। मैं तो आपके शो में कहता रहा हूं कि नहीं 2% बढ़ी है, 3% बढ़ी है, बढ़नी चाहिए थी 10%। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के हिसाब से प्रति वर्ष 10% बढ़ती, तब डबलिंग ऑफ इनकम होती फार्मर की, और बढ़ी है 0%। मैं तो 2% कह देता था आपके शो पे, माफी मांगता हूं, जो 2 नहीं है तो 0 हो गया है। तो सरकार उसी को बदलने के लिए, उस तस्वीर को बदलने के लिए, ये तो पुरानी एक विरासत चली आ रही है ना, किसान हमेशा ठगा गया, जय किसान का नारा बता दिया कि बुलंद कर दो, बात खत्म हो गई। यही तो कह रहे हैं गोपाल बाबू कि हम ये कानून लेकर आए हैं, हम एफपीओज बनाना चाहते हैं, हम बाजार का इंटरवेंशन भी चाहते हैं, तभी तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कैसे बढ़ जाएगी वरना, वो बताइए ना आप।
संदीप भाई, आप मेरे को ना थोड़ा कड़वी बातें कहने पे मजबूर करेंगे। मैं चाहता था आज के शो में हम बड़ा गंभीरता से इन चीजों को करें, पर एक बात मैं कह देता हूं गोपाल बाबू, ताकि अगली बार से आप थोड़ा गंभीरता से तैयारी भी करके आए और हम सीरियस बात करें। आप पढ़े लिखे समझदार आदमी है, बात करके आनंद आता है। अगले हफ्ते पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आपके प्रधानमंत्री, आपके मतलब आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री को यह बात 2016 में पता थी कि किसान की आमदनी दुगनी नहीं होने वाली जब तक ये 3 कानून नहीं आएंगे, तो हुजूर पहले 4 साल तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे प्रधानमंत्री? क्यों नहीं देश को बोला? झूठ बोल रहे थे देश को 28 फरवरी 2016 को कि दुगनी कर देंगे आपकी आमदनी। 4 साल के बाद नींद खुली, नहीं 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 नहीं, अब तो 3 कानूनों की जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं देश के सामने? कृपया इस तरह की हल्की बातें ना करें। आज एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, हम सिर्फ देखें बच्चा इंग्लिश में फेल क्यों है, बच्चा मैथ्स में फेल क्यों है, फिजिक्स में सप्लीमेंट्री क्यों है और कितने मार्क्स आए हैं, क्या स्थिति है, जरा गंभीरता से बात करें। इस तरह की हल्की बातें करेंगे तो इतने महत्वपूर्ण सर्वे से हम सबका ध्यान निकल जाएगा। तो अब तो लेकर आए कानून, चलिए 4 साल नहीं लेकर आए जी, अब तो लेकर आए हैं ना कानून। आप आंदोलनजीवी बनकर राजनीति से प्रेरित आंदोलन कर रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि दोबारा हम इन 3 कानूनों के बारे में चर्चा शुरू करें। मैं बिल्कुल तैयार हूं। फिर अगला 40 मिनट हमें इन तीन कानूनों के बारे में करनी होगी चर्चा। जिस 6 महीने में आपके ये कानून लागू रहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं, मुझे बताइए कितना पैसा किसान की आमदनी बढ़ी, मुझे बताइए कितनी मंडियां बढ़ी, मुझे बताइए इस देश की कितनी मंडियां बंद होने पे आई। इसकी चर्चा आज मैं नहीं ठीक है, गोपाल बाबू रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक सेकंड योगेंद्र यादव। गोपाल बाबू आपका रिस्पॉन्स। हाँ, देखिए हमने लक्ष्य लिया था कि किसानों की आय को दुगना करेंगे, 2024 तक के लिए कहा है। कुछ पेंडेमिक के कारण डिले नहीं, हो गया है, 2022 का लक्ष्य था, 2024 हाँ, नहीं। लेकिन हाँ, पेंडेमिक के कारण थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। मैं 2-3 कुछ चीजें बता दूं। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि 4 साल में ये कानून पहली बार ले आए, इसके अलावा कोई नहीं किया। हमने इंश्योरेंस को, कृषि क्षेत्र के इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन स्ट्रीमलाइन किया है। किसानों के खाते में इंश्योरेंस का पैसा और उसका एमएसपी का पैसा उसके खाते में सीधे जा रहा है। पहले किसान दौड़ते थे। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई, 90,000 करोड़ रुपए डकार गए। अरे नहीं, इंश्योरेंस से किसानों को मिल रहा है। दूसरी बात आप सुन लीजिए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया है, सब्सिडी को बहुत स्ट्रीमलाइन किया है। पहले सब्सिडी पूरी तरह से, चाहे यूरिया का खाद के लिए किसान कैसे धक्का खाते थे वो भूल गया, सब्सिडी किया है। एफपीओ के लिए टारगेटेड किया है। क्रेडिट ऑफ टेक किसानों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली किया है। इंटरेस्ट सबवर्जन किया है, 4% का इंटरेस्ट रेट सरकार बियर करती है। इंश्योरेंस में भी प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बियर कर रही है। ई मंडीज बनाई है। ई मंडीज को हमारा टारगेट था कि सारी 7,000 मंडीज को ई मंडी में कन्वर्ट कर दे, लगभग 1,000 मंडी को किया है। लेकिन उसके बाद अब किसान सम्मान निधि भी लेके आए। ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं ठीक है, किया। आप कदम उठा रहे हैं, लेकिन दरअसल विरासत इतनी पुरानी है, 55 साल में असल भट्टा तो आपने बिठाया है अभय दुबे कि 74,121 रुपए का कर्ज है हर किसान पर देश में। और आए तो आप देख ही रहे हैं। ये मतलब घर में आपके यहां जो काम करता है वो भी इससे ज्यादा कमाता है। संदीप जी, देखिए 2 गुना से ज्यादा तो किया प्रधानमंत्री जी ने। एक चीज वो है खेती की लागत। वादा तो कर रहे थे कि हम आमदनी दुगनी कर देंगे। मैंने अभी कैलकुलेट किया, लगभग 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से खेती की लागत में बढ़ोतरी हो गई। चाहे वो डीजल के 31 रुपए बढ़ा दिए हों, कीटनाशक पर, कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाकर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर पर तो सब्सिडी समाप्त कर दी इन लोगों ने। उस बात को छोड़िए, जो ये साहब बड़ा जोर शोर से कह रहे हैं कि इंश्योरेंस के सेक्टर में हमने तो क्रांतिकारी, प्रधानमंत्री जी भी यही कहते थे, विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात ने वो योजना स्थगित कर दी। गुजरात ने पाया कि प्रीमियम की रेट कंपनियों की, निजी कंपनियों की इतनी अधिक है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है कंपनियों को। अब मैं इस सर्वे की एक छोटी सी बात बता देता हूं। नहीं, आपने क्या किया, सवाल यहां पर यह है 6,426 रुपए किसान की मासिक आय थी ना 2012-13 में।
आपने भी तो किसान को मजदूरी बना रखा था। नहीं, उसमें मैं थोड़ा सा आपको और संशोधित कर देता हूं। देखिए, जो आपने प्रतिशत बताया, मजदूरी से वो अर्जित कर रहे हैं 4063 रुपए, जो कि 39% है। हाँ, किसानों का 39% है, और फसल उत्पादन से 37% लोगों को 3798 रुपए, 37% वो हिस्सा है, मतलब मजदूरी के हिस्से से वो ज्यादा अर्जित कर रहे हैं। अब औसत मासिक व्यय जो फसल उत्पादन में किसान को आ रहा है, ये रिपोर्ट बता रही कि 2959 रुपए प्रति माह वो फसल के उत्पादन के लिए खर्च कर रहा है, और उसको फसल प्राप्त कितने की हो रही, तो वो हो रही 6960 रुपए की। पशुपालन उसमें भी अगर ऐड कर लेते, जो किसान साथ में करते हैं, तो 1267 रुपए प्रति माह वो खर्च करता है, और 3704 रुपए वो अर्जित करता है। तो कुल मिलाकर अगर आंकड़ा देखेंगे तो उसका परिवार चल ही नहीं सकता एक महीने में, ये परिस्थितियां हैं। और 52 तो ये आपने बनाई ना अबे दुबे? नहीं, ये परिस्थितियां बनी है बीते 7 साल में। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो अरे 2012-13 में कितना था? यही तो हाल था, 6426 रुपए। संदीप चौधरी जी प्लीज, मोदी सरकार की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट का विस्तार उठाकर देख लीजिए, जो हमने नहीं जारी की, मोदी जी ने की। उसमें भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने खुद ने भी बताया कि मैक्सिमम सिफारिशें स्वामीनाथन की लागू कर दी, हिंदुस्तान आजाद भारत के इतिहास का सबसे अधिक एक्सपोर्ट हुआ, किसानों की आमदनी, ये सारी चीजें उसमें उल्लेखित है। आज जो चिंता का विषय है, योगेंद्र यादव जी से मैं सहमत हूं कि आज समग्रता से इस बात की चिंता करनी है, जो आपने सबसे पहला प्रश्न खड़ा किया था कि आज तक आप और मैं डिबेट में एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 की बात करते थे कि 86% लोग ऐसे हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, छोटे और मझोले। यह रिपोर्ट बता रही है कि 83.5% किसान ऐसे हो गए, गौर से सुनिएगा, जिनकी भूमि का रकबा 1 हेक्टेयर से कम रह गया है। ठीक कह रहे हैं। अर्थात उसकी लागत और बढ़ गई, और आमदनी, जितना किसान की रकबा छोटा होगा, लागत का फर्क उसको ज्यादा पड़ेगा, उसकी आमदनी और कम होती जाएगी। तो यह भयावह परिस्थिति के लिए जिम्मेदार केंद्र की सरकार, मोदी सरकार है। इसमें किसानों का वो तो अपने परिश्रम से अर्जित करे। और एक आखिरी बात मैं बता दूं, ये बार बार कह रहे हैं ना कि हमने तो क्रांतिकारी कदम दिया और रिफॉर्म्स, और इस कानून की कतई आवश्यकता नहीं थी संदीप चौधरी जी। सारे के सारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को छोड़ दो तो प्रावधान लागू है। आखिरी बात मैं बताकर खत्म करता हूं। मोदी जी बड़ा ढिंडोरा पीट रहे कि समर्थन मूल्य पर ऐतिहासिक काम कर दिया, तो मैं 4 आंकड़े सिर्फ देता हूं। मूंग का उत्पादन हुआ है 2020-21 में 24 लाख मेट्रिक टन। मोदी जी ने कितना खरीदा है, देश ध्यान से सुने, सिर्फ 20,842 मेट्रिक टन। मूंगफली का उत्पादन हुआ है 100 लाख मेट्रिक टन। मोदी जी ने खरीदा है सिर्फ 28,600 मेट्रिक टन। सोयाबीन, कान खोलकर और गौर से सुनिए, 1,35,000 मेट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। मोदी जी ने खरीदा मात्र 3.69 मेट्रिक टन, सिर्फ 3.69 मेट्रिक टन। इसी प्रकार मोटा अनाज जो है 490 लाख मेट्रिक टन हुआ, मोदी जी ने सिर्फ खरीदा 11 लाख टन। तो कहां खरीद हो रही है, देश को बताइए तो सही, फिर बेचारा खरीद किसान पहले जाएगा कहां हो रही थी? बात तो ये है प्रमोद चौधरी, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है ना। बहुत से लोग, मैंने शुरुआत में कहा ना कि किसानों को समझते हैं जी ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े आलिशान फार्म हाउसेज हैं, बच्चे बोर्डिंग में पढ़ते हैं, जीन्स पहनते हैं, घूमते हैं विदेशों में। हकीकत तो यह है किसान तो किसान रह ही नहीं गया है। किसानी विलुप्त प्रजाति, किसान एक विलुप्त प्रजाति बन रहा है। अब वो दरअसल मजदूर हो गया है और कर्ज में डूबा हुआ शख्स है। सबसे पहले तो संदीप जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये सारे आंकड़े आज आपने प्रस्तुत किए, जनता के सामने आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। दूसरी बात ये जो अभी जो बता रहे थे कि खरीद नहीं हो रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ एमएसपी पे यदि सारे की सब पूरा खरीद भी कर लेंगे तो भी ये समस्या नहीं हटने वाली। उसका बेसिक कारण मैं भी कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ये क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा, और उसके लिए कोई एक सरकार जवाबदार नहीं है। हमारे यहाँ की पूरी व्यवस्था इंडिपेंडेंस के बाद भी यही है। हमने इंडस्ट्री के लिए अलग कायदे बना दिए हैं और किसानी के लिए अलग कायदे बना दिए। जैसे फॉर एग्जांपल गोपाल जी स्वयं फाइनेंस वाले हैं तो वो बहुत अच्छे से आंकड़े जानते हैं कि जब किसानी की बात आती है तो हम उनको अनस्किल्ड लेबर जोड़ा जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट दिया C2 + 50%, वो C2 में भी वो
अनस्किल्ड लेबर है वो भी पूरे दिन के नहीं है, जैसे 4 महीने फसल है, 4 महीने नहीं, कुछ लिमिटेड दिनों के हैं। दूसरी ओर यदि हम कॉर्पोरेट सेक्टर का हम यदि देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी तनख्वाहें देखिए जरा, उनकी कितनी है उनकी तनख्वाह, और वो स्वयं तय करते हैं, और ये अधिकार उनको सरकार से मिला हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑडिटेड रिपोर्ट आप देख लीजिए, किसी भी कंपनी की ऑडिटेड रिपोर्ट देख लीजिए, उसका सारा खर्चा, उसमें फिर C&F का उसमें मार्जिन आ गया, होलसेलर का मार्जिन आ गया, रिटेलर का मार्जिन आ गया, उसके बाद में फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें टैक्स देने के बाद अरे गाड़ियां की जितनी कंपनियां आई है, मारुति, वो सारा बंगला M&M, तीन बार इस साल में 9 महीने में 3 बार अपनी कीमतें बढ़ा चुके। किसान की बढ़ जाती है क्या? नहीं, और इसके बाद भी जो MRP इस ढंग से तय किया जाता है कि जो प्रॉफिट आएगा उसका आधा प्रॉफिट आपदा के लिए जमा कर लिया जाएगा, उसको जनरल रिजर्व कहा जाता है, और उसके बाद में जो बचा हुआ है वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है, ये मैं एक आपको ऑडिटेड रिपोर्ट बता रहा हूं कि 1 रुपए का जहां पर इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर 10 रुपए से ऊपर 15 रुपया, और ये उनको 1 साल का डिविडेंड दिया, मतलब 1 लाख रुपए का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपए डिविडेंड, बैंक में पैसा रखेंगे 1 लाख रुपया, तो उसके ऊपर आपको 5,000 रुपए 6,000 रुपए ब्याज मिलेगा, वो भी उसमें भी कट जाएगा, उसमें भी। मेरा कहने का मतलब ये जो दोनों में जो कितना बड़ा अंतर है, और ये कोई एक सरकार, कोई मोदी सरकार या कोई कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा 52 से लेकर के आज तक नहीं, उस पर प्रमोद बाबू तुर्रा ये होता है कि आकर कहेंगे अरे हमने 1.5 लाख करोड़ का गन्ना खरीद लिया या धान खरीद लिया। अरे एहसान किया है, किसान अपनी मेहनत से फसल उपजाता है, मंडी में लेकर आता है, आप खरीद रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, फिगर ऐसे बताई जाएगी। सती जी मैं MSP पे और बता देता हूं तमाशा, ये MSP क्या है, दो बिल्कुल थोड़े से 2 वाक्य में बता देता हूं। हाँ। कि जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में यदि मान लीजिए टीवी का कारखाना है, और एक टीवी की लागत यदि उसमें आ रही है 10,000 रुपया, और वो बाजार में मान लीजिए किसी कारण से वो 6,000 रुपए का बिक रहा है, और सरकार उससे कहे कि ऐसा करिए 6,000 तो बहुत कम होता, उतने में मत बेचिए और 7,000 रुपए में हम खरीद लेंगे, और फिर सरकार बदल के दूसरी आती है और वो सरकार यदि ये कहे कि नहीं ये 7,000 तो बहुत कम है भाई, हम ऐसा करेंगे, वो 10,000 की लागत भले ही रहे, हम 7,500 रुपए, हम 500 रुपए बढ़ा देते हैं, हम 7,500 में खरीद लेंगे। तीसरी सरकार आती है तो वो कहती है कि नहीं 7,500 भी कम है, हम ऐसा करते हैं 7,800 में खरीद लेंगे। आप करके देख लीजिए, ये एक दिन के अंदर यदि ऐसा हो जाए, वो ताला डाल देगा वो फैक्ट्री में टीवी की कंपनी वाला। और ये किसानी इसी दम के ऊपर सैकड़ों साल से यही किसानी कर रहा, आज इसलिए इस किसानी की इतनी दुर्गत जो बनी हुई है उसका ये प्रमुख कारण किसी, और ये बात मैं लगातार कहता रहा हूं, अब कुछ महीने हो गए, ये बात पर मैं दोहराना चाहूंगा, और देवेंद्र शर्मा इसकी तस्दीक करेंगे। देवेंद्र बाबू 1970-71 की बात करें तो सरकारी कर्मचारी भी जिनकी सबसे कम तनख्वाहें बढ़ती हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर और चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, 150 से 200 गुना उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई। किसानी में आमदनी बढ़ी है 18 से 19 गुना पिछले 50 सालों में। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी, और ये बात मैं कब से कहता आ रहा हूं कि 1970 में 1970 में जो गेहूं का दाम था, न्यूनतम मूल्य था, और वो अगले 45 साल में 2015 तक वो बढ़कर 19 गुना बढ़ा था, और उसी पीरियड में बेसिक पे जो थी सरकारी मुलाजिम की वो 120 से 150 गुना बढ़ गई थी, और प्रोफेसर और जो लेक्चरर हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के उनके 150 से 170 गुना बढ़ गई थी, और स्कूल टीचर्स की 280 से 320 गुना बढ़ गई थी। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय ये है कि भाई जानबूझकर हमने किसान को कम दाम दिए हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक डिजाइन कहता है कि खेती को खत्म करना है, खेती से लोगों को निकालकर शहर में लाना है, क्योंकि शहर में सस्ती लेबर की जरूरत है। यह बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, ये क्योंकि इतना महत्वपूर्ण ये जो आपने कहा जो सर्वे आया है, इसमें पहले तो एक बात मैं जरा उसमें लाना चाहता हूं थोड़ा हटके, कि उस सर्वे ने कहा है कि सिर्फ 0.4% किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। तो ये जो शोर शराबा हो रहा है कि भाई ये बड़े किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उसको ये एड्रेस करता है कि 0.4% किसान अगर देश में हैं जो बड़े हैं, तो ये बड़े नहीं है जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें भी एक और चीज जोड़ दूं देवेंद्र बाबू, आपकी इजाजत से एक सेकंड, इसमें एक और बात जोड़ दूं। 0.4% तो ये जो खेती वाले परिवार हैं,
और ग्रामीण इलाकों में देखिए बहुत सारे ये बॉलीवुड के सितारे, बहुत सारे हमारे मंत्री, बड़े बड़े राजनेता जो कभी खेत में नहीं जाते, वो भी बताते हैं हम फार्मर्स हैं। रूरल हाउस होल्ड्स में ये आंकड़ा 0.2% है, 0.2% जिनकी 10 हेक्टेयर से ऊपर की भूमि है। जी जारी रखिए। ये ठीक है कि भाई कुछ लोगों के पास, जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा जमीन है, वो है, लेकिन वो फिर भी वो 0.4% में आते हैं। दूसरी बात, एक और संदीप जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस स्टडी में, इस सर्वे में उन्होंने ये कहा है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन की हम देख रहे हैं कि जो इनकम किसान को खेती से होती है वो एक नॉमिनल टर्म्स में है और एक रियल टर्म्स में है। आपने जो फिगर दी थी शुरुआत में, जो आप डिटेल में बता रहे थे, जितना मैं सुन सका, उसमें आपने कहा था कि नॉमिनल टर्म्स में वो बढ़ी है, लेकिन रियल टर्म्स में वो घटी है जी। वो 11.9% उसने कहा है कि रियल टर्म्स में इनकम क्रॉप प्रोडक्शन से कम हुई है। और ये नीति आयोग का एक एस्टिमेट था 2011-12 और 2015-16 के बीच में, जब उन्होंने कहा था कि रियल इनकम, जो रियल ग्रोथ है फार्मर की इनकम में, वो आधे % से भी कम हुई है हर साल में। तो इसका मतलब यह है कि खेती का जो पूरा स्वरूप बना हुआ है वो घाटे की ही खेती होती आ रही है, होती रहेगी। नहीं, मजदूर बन गया है ना किसान, मजदूरी का पुट किसानी में बढ़ गया है, खेती से उपज घट गई है। देवेंद्र बाबू, तो मजदूर बन रहा है ना किसान, मजदूरी करके ज्यादा कमा रहा है, खेती करके कम कमा रहा है। मजदूर बन रहा है, मजदूर तो बनेगा क्योंकि सर ये इकोनॉमिक डिजाइन ये कहता है, हम ना भूलें इस बात को कि अभी देखिए, अभी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब कहते हैं कि रूरल वेजेस को हमने कम रखना है क्योंकि हमें माइग्रेशन को बढ़ावा देना है कि ताकि शहर में ये लोग आए और मजदूर बने। अब देखिए खुद कह रहे हैं वो। और दूसरा एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो सोच है हमारी कि भाई हमने लोगों को गांव से निकालकर शहर में लाना, बेसिकली वो ही है जो ये ड्राइव कर रही है ये एजेंडा कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है। अब जो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये क्या कारण है कि जो हमें बताया जा रहा है कि साहब ये लॉज आ गए हैं, किसान इसका विरोध करना चाहते हैं, हम इसकी मदद करना चाहते हैं, तो हम तो उनके फायदे के लिए लेके आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, और मैं आज स्पष्ट कर रहा हूं देश के सामने आपके माध्यम से, मुझे एक देश तो बता दीजिए दुनिया का जहां पर ऐसे लॉज या ऐसे मार्केट इकोनॉमी ने किसानों की इनकम बढ़ाई हो। एक देश बता दीजिए मुझे। मैं गोपाल जी से पूछना चाहता हूं, बड़े अच्छे हमारे मित्र भी हैं और समझते हैं इन सब इश्यूज को, एक देश तो बता दीजिए जहां पर किसानों की इनकम बढ़ी है ये मार्केट इकोनॉमी आने के बाद या फ्री मार्केट्स आने के बाद। किसी देश में ऐसा नहीं हो पाया है, तो हमारे देश में ये चमत्कार कैसे होगा मुझे समझ नहीं आता। नहीं, मैं पलटकर पर धर्मेंद्र मलिक पलटकर मैं ये पूछना चाहूंगा कि कहीं चमत्कार नहीं। अरे भाई, पहले जो व्यवस्था थी, आप कह रहे हैं नया कानून हमारे लिए जहर का प्याला है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। पहले कौन सा कल्याण हो गया किसान का? 6426 थी, अब रियल टर्म्स में 8337 हो गई। तो कुछ बदलाव तो करने पड़ेंगे। पुरानी व्यवस्था ने आपका कौन सा भला कर दिया? 1970 से 2015-16 तक 19 गुना आपकी आमदनी बढ़ी है। सरकारी मुलाजिम की भी 120 से 150 गुना हुई। यह बताया ना अभी देवेंद्र शर्मा ने। पुरानी व्यवस्था में जाना चाहते हो आप? देखिए संदीप जी, अगर कोई नई व्यवस्था आ रही है तो उसके लिए कोई डिजाइन भी होना चाहिए। ये बिल जो है ये डिजाइन नहीं है आमदनी बढ़ाने का। और इस सर्वे में मैं आपको बताऊं, सबसे खतरनाक जो बात है वो है कि जुलाई दिसंबर 2018 से जो 4,67,00,000 जो परिवार थे किसान के जिन पर लोन था, उसमें से 1 लाख लोग कम हुए हैं। तो संदीप जी, उन लोगों ने कर्ज नहीं चुका दिया है। इस स्थिति में उन लोगों ने जमीन बेच दी है और वो अब मजदूर बन गए हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि किसान के दम पे जो है उपभोक्ता को सस्ता अनाज मिले, ये हर सरकार की पॉलिसी रही है कि खाद्यान्न के दाम अगर बढ़ेंगे तो देश में महंगाई बढ़ेगी। ये इनका मानना है। हम ये कहते हैं कि आप हमारा जो है तो हमारी लागत दीजिए, आप खरीद लीजिए, आप पीडीएस में बांटिए, आप सब्सिडी दीजिए। हर सरकार ने किसानों को इसलिए ठगा है कि कहीं मार्केट में महंगाई ना बढ़ जाए, तो किसान को उसके दाम देने से रोका गया है। 3 बिल इसका समाधान नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये और कहना चाहता हूं कि आपको उद्योग का भी पेपर देखना पड़ेगा और लेबर का भी पेपर देखना पड़ेगा। इसी सरकार ने कहा है कि छोटे किसानों को खेती से हटाना होगा और इनको मजदूर बनाना होगा, जिससे उद्योग को सस्ती जमीन और मजदूर मिले। तो जो देवेंद्र शर्मा जी ने बात कही है कि जब एक खेती का डिजाइन ही एक तरह का है, दृष्टिपथ 2016 अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आया था
उसमें भी ये कहा गया था कि खेती से लोगों को हटाना है। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि लोग खेती कैसे तो छोड़ें। सरकार बढ़ा तो रही है, सरकार आपको किसान सम्मान निधि देती है, बीमा योजना है, आपको सब्सिडी दी जा रही है, खाद में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब ये अभी रबी की फसलों की कीमतों में जो इजाफा किया गया, 40 रुपए गेहूं में दाम बढ़ाए, 35 रुपए जौ में, चने में 130 रुपए, मसूर में 400 रुपए, सरसों में 400 रुपए, ये भी तो बढ़ा रही है सरकार। संदीप जी, आपको ये भी देखना होगा कि 2008 के बाद 980 रुपए के सापेक्ष 2008 में 1000 रुपए मूल्य किया था। सबसे कम वृद्धि है 40 रुपए। अभी इन्होंने एक बात कही थी गोपाल जी ने कि क्रॉप पैटर्न में इनको समझाना चाहता हूं कि आप हमारी मक्का की खरीद की गारंटी दे दो, हम गेहूं बोना बंद कर देंगे। जब मेरी मक्का कोई 900 रुपए में खरीदेगा संदीप जी, तो मैं क्रॉप पैटर्न कैसे चेंज करूंगा। दूसरी बड़ी बात, आवारा पशु, मक्का की फसल तैयार होगी, रात में खेत में पशु निकल गए, सुबह पता लगा खत्म। तो हम दाल और मक्का पे तब तक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता जब तक आप एक समग्र पॉलिसी ना बनाए। आपके पास पशु, आवारा पशु रोकने के लिए क्या प्लान है? आप हमारी मक्का क्यों नहीं खरीदते? आपने कहा कि हरियाणा में कि हम 5000 रुपए हेक्टेयर देंगे। अरे खट्टर साहब, इलाज 5000 रुपए हेक्टेयर का नहीं है। जब तक सरकार एमएसपी और खरीद की गारंटी नहीं करने की, तब तक गेहूं चावल से संदीप जी नहीं हटा जा सकता। मजबूरी है गेहूं चावल बोना। तो सरकार के जो लोग हैं जो बंद कमरे में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, उनको ये नहीं पता है कि फसल में बदलाव होगा कैसे। अब इन्होंने फसल इंश्योरेंस की बात कही, हर साल कवरेज गिरी है और अब तक उसमें लोनी फार्मर पर अनिवार्य था, तब तक कुछ लोग बीमा करा लेते थे, अब तो कोई बीमा कराना पसंद भी नहीं करता। तो इन्होंने जो योजनाएं हैं सबका कलर चेंज किया है। एक नई स्कीम बता दें, इन्होंने सोयल हेल्थ कार्ड की बात कही। संदीप जी, मेरे जिले में 500 लोगों के घर में कार्ड पहुंच गए जिसने कभी अपनी खेत की मिट्टी नहीं दी। तो क्या यकीन करे, कराएंगे जांच क्या गोपाल जी इसकी? हमारे यहाँ एक टेस्टिंग की लैब है, अगर 1 किलो मिट्टी उसमें 1000 किसानों के भी करती तो 1000 किलो मिट्टी आती। वो 7 साल पहले जितने नीचे थी आज भी उतने नीचे है। तो ये जो एक खेल है ना, कंपनी को तो पैसे मिल जाते हैं, वो आपकी सोयल हेल्थ कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। और पूरे ब्लॉक का होता क्या है कि पीएससी लेवल गोपाल बाबू, कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा, खेल हो रहा है क्या किसान के साथ तमाम सरकारों में? मैं आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। आप 65 की बात कर रहे हैं ना, मैं पूरे 75 साल की बात करूंगा। ठीक है संदीप जी, मैं आज सभी जो वक्ता थे बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार और सब विषय को जानने वाले। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। समस्याएं तो हम भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमने समस्याओं को कभी छुपाया नहीं है। समस्याएं कृषि क्षेत्र में बहुत है, किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं, उनकी इनकम भी गिरती है, उनकी अलग अलग व्यवस्था, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? और हम, आप जो कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ केवल ये 3 कानून जो लाए हैं यही समस्या के समाधान के रूप में हम पेश कर रहे हैं, नहीं। इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें की है, फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि अब वो खत्म हो गए हमारे काम, हम किसानों का सब कुछ ठीक हो गया। अभी तो हम मान के चल रहे हैं, रिपोर्ट हम इसीलिए लेके आए। तो इसीलिए रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। नीति आयोग भी काम करता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी करती है, और आप इंश्योरेंस में इम्प्रूवमेंट किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड में इम्प्रूवमेंट किया है, फिर जो सब्सिडी में इम्प्रूवमेंट किया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में किया है, क्रेडिट में किया है, किसान सम्मान निधि किया है, ठीक है। नहीं, आपने एक जो सबसे अहम बात कही, मैं एक सेकंड गोपाल बाबू, थोड़ा सा वक्त कम है। अबे दुबे, कम से कम सरकार हकीकत को कबूल तो रही है ना। ये रिपोर्ट तो सरकार की है ना, ये पूरी रिपोर्ट जो 4000 पन्नों की छाप दी, ये सरकार ने छापी है। वो कह रहे हैं दिक्कतें हैं, तो ये सब मिलकर कोई ईमानदार कोशिश होगी, या किसान और किसानी वो याद आ जाती है चुनाव से पहले, जी बिजली मुफ्त कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे। अरे कोई मुफ्त या कर्जा नहीं चाहिए किसान को। किसान को मेहनत की माकूल कीमत चाहिए, वो कोई नहीं देता। संदीप जी, हमने तो कर्ज भी माफ करके दिखाया। मैं आपको सिर्फ 4 उदाहरण देता हूं। गेहूं पर पिछले 5 साल जब हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, हमने गेहूं पर 87%, हमने गेहूं पर 87% बढ़ाया, धान पर 126% बढ़ाया, चने पर 115% समर्थन मूल्य बढ़ाया, तुअर पर 205% किसान का भला नहीं हुआ ना। इन लोगों ने 48%,
43%, 68%, हमसे काफी कम है, लेकिन लागत बहुत बढ़ा दी। चिंता का सबसे बड़ा विषय यह है कि 25,000 रुपए हेक्टेयर लागत का बढ़ जाना। ईमानदार कोशिश होगी पूरी राजनीतिक जमात की तरफ से। मेरा सवाल यह है, सरकार ये रिपोर्ट छापकर कम से कम अपने गिरेबान में झांकती तो दिख रही है। वो आंकड़े छिपा भी सकती थी, नहीं छिपाए है ना। नहीं, सरकार को ईमानदारी से, जो अटल जी के समय से कोशिश हो रही है, इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसानों के साथ बैठिए, जो आप कहते थे। सीएसीपी में आपने संदीप चौधरी ने हर बार यह विषय खड़ा किया कि किसानों के प्रतिनिधि तक शामिल नहीं किए। और इस बार की रबी की रिपोर्ट अगर प्रधानमंत्री जी ने सच में पढ़ी होगी तो उन्होंने कहा कि लागत निकालने का फॉर्मूला ही आपका असफल है, क्योंकि बहुत छोटे रकबे में लागत निकाली। योगेंद्र यादव, कम से कम देखिए, आपने कहा कि अच्छा किया सरकार ने ये रिपोर्ट छापी है और इस पर विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है। तो क्या कम से कम एक आत्ममंथन की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है? भाई रिपोर्ट आई है ना। हो सकती है। रिपोर्ट आना, आप देखिए, रिपोर्ट आने पे जो मैंने बधाई सरकार को दी थी, आप जानते हैं क्यों दी थी? क्योंकि इससे पहले 2 ऐसी रिपोर्ट आ चुकी हैं। एक एनएसएसओ की कंज्यूमर एक्सपेंडिचर रिपोर्ट थी और दूसरी लेबर फोर्स सर्वे था। जिन दोनों को सरकार ने दबा दिया था, खत्म कर दिया था, क्योंकि खबर बहुत खराब थी। तो इसलिए मैंने कम से कम कहा कि चलिए, आजकल इन चीजों पे भी बधाई देना बनता है कि चलिए, जो रिपोर्ट हर 5 साल बाद आनी चाहिए वो आपने 5.5 साल बाद, 6 साल बाद निकाल दी। अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा पीठ थपथपाएंगे गोपाल जी तो दुनिया हंसेगी इन चीजों के बारे में। एक न्यूनतम लोकतंत्र में ये पर क्या आत्ममंथन की प्रक्रिया, कुछ नुआंसेस, कुछ बदलाव जी हो सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा, केवल आपसे ही कर सकता हूं, इस पर लंबी चर्चा कीजिए। मैंने देखा दुर्भाग्यवश आज के कार्यक्रम में किसान नेता और किसानों के सहयोगी जो हैं वो तो बेचारे आंकड़े बोल रहे थे और सरकार के लोग सरकारी रिपोर्ट पढ़ के नहीं आए थे। अगली बार इनको समय दीजिए, कहिए कि अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ के आए, क्योंकि गोपाल जी जो सारा इंश्योरेंस के बारे में क्लेम कर रहे हैं उसको इसी रिपोर्ट में पेज नंबर 81 पे उसका भंडाफोड़ है। तो अब मुझे ये मत बताइए कि आपका फिजिक्स का टीचर कितना अच्छा था। अब तो पहले अंक देख लीजिए ना, बच्चे की कितने अंक। तो ये स्कोर कार्ड आ गया है, आप कह रहे हैं चिंता का सबब है, किसान परेशान है, किसान मजदूर बनता जा रहा है और कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। सरकार को अपनी ही रिपोर्ट पर गौर करना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।